नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प सामग्री देख रहे हैं। ये चीन के विकास के सफर के कुछ अहम पहलुओं पर कह सकते हैं रोशनी डालती है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत हमें बताते हैं कि भाई शिक्षा, तकनीक, सरकारी योजनाएं और मैनेजमेंट, इन सब ने मिलकर चीन की प्रगति में क्या भूमिका निभाई। सही। हमारा मकसद बस इन दस्तावेजों में जो जानकारी है उसे समझना और सामने रखना है, कोई तुलना या मूल्यांकन नहीं। हाँ, वो जरूरी है साफ करना। तो आइए इन स्रोतों की थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। हाँ, और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि इतने बड़े देश ने इतनी बड़ी आबादी के साथ विकास के लिए क्या-क्या रणनीतियां अपनाई। ये जो दस्तावेज हैं, ये कई एरियाज पर फोकस करते हैं, मतलब टेक्निकल एजुकेशन से लेकर शहरी और ग्रामीण मैनेजमेंट तक। सही। और यहाँ समझने वाली बात यही है कि स्रोतों के मुताबिक ये सिस्टम्स काम कैसे करते हैं। अच्छा, तो फिर शुरुआत शिक्षा से ही करते हैं। स्रोत बताते हैं कि भी टेक्निकल एजुकेशन पर खास ध्यान दिया गया। हाँ, ये बात तो उभर कर आती है। जैसे टिएनजिन यूनिवर्सिटी है, शंघाई जियाओतुंग यूनिवर्सिटी, इन संस्थानों के नाम हैं, ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में काफी आगे माने जाते हैं। जी। और साथ ही मेड इन चाइना 2025 जैसी पहल का भी जिक्र है। ये क्या थी पहल, जैसा स्रोतों में बताया गया है? हाँ, तो इस सामग्री के हिसाब से मेड इन चाइना 2025 एक काफी महत्वाकांक्षी योजना थी। इसका लक्ष्य था चीन को सिर्फ दुनिया की फैक्ट्री वाली इमेज से आगे ले जाना। अच्छा। मतलब हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्लोबल लीडर बनाना, जैसे रोबोटिक्स है, एरोस्पेस है। ओके। स्रोत ये भी बताते हैं कि इसमें जो लोकल कंपनियां थीं, उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए काफी प्रोत्साहन दिया गया। और जाहिर है, इससे स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर रहा। और स्किल का सीधा कनेक्शन तो रोजगार से है। स्रोत अलीबाबा और JD.com जैसी कंपनियों का जिक्र करते हैं। हाँ, ई कॉमर्स वाली कंपनियां। बिल्कुल, इन्होंने लाखों नौकरियां पैदा की। लेकिन यहाँ कार्य संस्कृति का भी एक पहलू है, 996 कार्य संस्कृति। इसके बारे में क्या कहा गया है स्रोतों में? हाँ, ये 996 कल्चर का जिक्र है। स्रोत बताते हैं कि कुछ टेक कंपनियों में ये चलन था। मतलब हफ्ते में 6 दिन, सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम। एग्जैक्टली। लेकिन स्रोत ये भी साफ करते हैं कि ये पूरे देश का कोई नियम नहीं था। अच्छा, मतलब कुछ सेक्टर्स में ज्यादा था। हाँ, कुछ क्षेत्रों में दिखने वाला एक ट्रेंड था, जिस पर बाद में थोड़ी बहस भी हुई। ये दिखाता है कि तेज विकास के साथ कुछ सामाजिक और कामकाजी चुनौतियां भी आ सकती हैं, जैसा इन दस्तावेजों में इशारा है। जाहिर है, इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी और शहरीकरण को संभालने के लिए खास मैनेजमेंट मॉडल भी चाहिए होंगे। बिल्कुल, शंघाई की स्मार्ट सिटी पहल का उदाहरण है, और ग्रामीण इलाकों में प्रिसिजन पॉवर्टी एलाइवमेंट कार्यक्रम। ये स्रोत इनके बारे में क्या खास बताते हैं? तो देखिए, शंघाई की स्मार्ट सिटी पहल के बारे में स्रोत बताते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया शहरी जीवन को बेहतर बनाने के लिए। जैसे इंटीग्रेटेड डेटा प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके ट्रैफिक को रियल टाइम में मैनेज करना, इस तरह की चीजें। अच्छा। और वहीं वो जो प्रिसिशन पॉवर्टी अलाइवमेंट कार्यक्रम है, वो जैसा नाम से ही पता चलता है, गरीबी से लड़ने का एक बहुत ही टारगेटेड तरीका था। टारगेटेड मतलब स्रोत बताते हैं कि इसमें हर गरीब परिवार की खास जरूरतें क्या हैं, उसे समझकर मदद दी जाती थी। ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही जैसी योजना। और इन सब के पीछे जाहिर है सरकारी नीतियों का बड़ा हाथ नजर आता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI जैसी ग्लोबल योजनाओं का जिक्र करते हैं। BRI का मुख्य उद्देश्य क्या था, जैसा स्रोतों में बताया गया है? देखिए, इन दस्तावेजों के अनुसार BRI का मकसद था बुनियादी ढांचा बनाना, जैसे पोर्ट्स हैं, रेलवे, सड़कें। इनके जरिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाना। इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जुड़ाव। हाँ, और इसके साथ ही मेड इन चाइना 2025 जैसी जो घरेलू नीतियां थीं, उनके जरिए प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन को भी बढ़ावा देने की बात स्रोतों में कही गई है। तकनीक और इनोवेशन की बात करें तो हुआवे और Xiaomi जैसी कंपनियां, इनका नाम तो हार्डवेयर में ग्लोबल लेवल पे है। हाँ, ये बड़े नाम है। अंतरिक्ष में भी चीन की प्रगति दिखती है, जैसे चैंगे 5 मिशन का जिक्र है। इस मिशन की क्या अहमियत बताई गई है? चैंगे 5 मिशन को स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में। क्यों? क्योंकि इसके जरिए मतलब सफलतापूर्वक चांद से सैंपल पृथ्वी पर लाए गए। ये चीन की स्पेस एक्सप्लोरेशन क्षमता में एक बड़ी बढ़त का प्रतीक है, ऐसा स्रोत बताते हैं। अच्छा। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे स्रोत टेक्नोलॉजी के अलग-अलग क्षेत्रों में चीन की प्रगति को हाईलाइट करते हैं। और आखिर में एक और अहम पहलू, जनसंख्या प्रबंधन। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है।
स्रोत बताते हैं कि चीन ने अपनी विशाल आबादी को एक रिसोर्स के तौर पर देखा है। इसमें पॉलिसी में बदलाव भी हुए। जी, जैसे पहले की 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, उससे हटकर अब 3 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई गई। हाँ, और साथ ही हेल्थी चाइना 2030 कार्यक्रम का भी उल्लेख है। बिल्कुल, जिसका लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। और खेल में प्रदर्शन का भी जिक्र है, जैसे 2008 बीजिंग ओलंपिक्स। हाँ, वो भी है। और ये जनसंख्या नीति में बदलाव दिखाता है कि कैसे बदलती ज़रूरतों के हिसाब से पॉलिसीज एडजस्ट की जा सकती हैं। हेल्थी चाइना 2030 स्वास्थ्य पर बढ़ते फोकस को दर्शाता है, और खेल में सफलता जैसे बीजिंग ओलंपिक्स में उसे भी स्रोत एक तरह से राष्ट्रीय क्षमता और स्ट्रेटेजिक तैयारी के प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। तो अगर हम इन स्रोतों से मिली जानकारी को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? एक तो टेक्निकल एजुकेशन और स्किल पर जोर। हाँ, वो साफ है। दूसरा, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में बड़ा निवेश। तीसरा, टारगेटेड सरकारी योजनाएं, घरेलू भी और वैश्विक भी, जैसे BRI। सही। फिर शहरी और ग्रामीण चुनौतियों के लिए स्पेसिफिक मैनेजमेंट के तरीके, और आखिर में जनसंख्या को एक डायनामिक रिसोर्स के रूप में देखना। बिल्कुल, स्रोत इन सबको चीन के विकास पथ के कह सकते हैं अहम तत्व बताते हैं। सही कहा। और ये सामग्री हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विकास के इन अलग-अलग मॉडल्स के कौन से पहलू दूसरे संदर्भों में रेलेवेंट हो सकते हैं। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। और उन्हें लोकल कंडीशंस के हिसाब से कैसे ढाला जा सकता है। ये सवाल निश्चित रूप से आगे और सोचने के लिए एक दिलचस्प दिशा देता है।